डियर स्टूडेंट्स, ये किताबें उतनी भी पसंद नहीं, लेकिन पढ़ लेंगे। सुना है माँ का सपना यही पूरा करेंगे। सुना ही नहीं, हकीकत है कि किसी भी सपने को पूरा करने में ये किताबें ही हमारा साथ देती हैं, सहयोग करती हैं, अगर हम इन्हें पूरी ताकत, पूरे मनोयोग से पढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने सपनों को कामयाब करने के लिए। आज का जो वीडियो है वो स्टार्टिंग में कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा से स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाले वीडियो में हमने स्वप्रेरण गुणांक और स्वप्रेरकत्व के बारे में अच्छे से पढ़ा था। आज उसी कुंडली में कितनी विद्युत स्थिर ऊर्जा स्थित होती है या संचित होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये तो आपकी हेडिंग हो जाएगी कि कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। डेफिनेशन देख लीजिए कि जब किसी कुंडली में बैटरी द्वारा विद्युत धारा भेजी जाती है तो कुंडली में स्वप्रेरण के कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो कुंडली में धारा के बढ़ने का विरोध करता है। ठीक है, इस प्रकार धारा को अपने स्थायी मान तक पहुंचने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। यह किया गया कार्य ही कुंडली की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है और इसे आप यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे कंप्लीट कर देना। तो इसे यू से आप प्रदर्शित करेंगे और यदि कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक आपका एल तथा धारा का स्थायी मान आपका आई हो तो स्थिति ऊर्जा का जो सूत्र बनेगा वो आपके सामने है कि U इक्वल्स टू आपका 1/2 Li²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे कि किसी भी कुंडली में संचित स्थिति ऊर्जा का मान U इक्वल्स टू 1/2 Li²। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है तो उसको भी ध्यान से देख लेंगे। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला है हमारे सामने प्रेरकों के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोग। ठीक है, तो संयोग का मतलब वही है कि इनको जोड़ना। तो प्रेरक या कुंडली की अगर बात करी जाए तो उसके जोड़ने के वही दो मेथड हैं। एक तो आपका श्रेणी क्रम है, ठीक है, एक आपका श्रेणी क्रम और दूसरा आपका समांतर क्रम। तो इनको जोड़ने का पर्पस या जोड़ने का जो रूल है वो हम प्रतिरोधों की तरह ही चलते हैं। जैसे आप लोगों ने लास्ट वाली 10th में देखा होगा कि अगर दो प्रतिरोध आपके R1 R2, ठीक है, ये आपके दोनों किस क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो इन दोनों के अलग अलग योग के बराबर होता है। ठीक है, जैसे R1 और R2 आपके श्रेणी क्रम में लगे हुए हों तो तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 के होगा। ठीक इसी तरीके से अगर दो कुंडलियाँ, ठीक है, जिनके स्वप्रेरकत्व तो L1 और L2 हैं, अगर इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, देख रहे हो चित्र में जैसे सामने देख रखे आपने, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो इनका स्वप्रेरक टोटल स्वप्रेरक किसके बराबर होगा, इन दोनों के योग के L1 प्लस L2 के। फॉर सपोज दैट एक और कुंडली लगी होती तो उसका भी हम क्या कर देते, L3 करके उसको भी इसमें ऐड कर देते। तो सीधा मतलब है कि अगर दो श्रेणी क्रम में लगी हुई हैं या तीन लगी हुई तो उनको जोड़ने का तरीका L इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L3। नेक्स्ट समांतर क्रम के लिए देख, समांतर क्रम संयोजन में चित्र आपके सामने दो कुंडलियाँ दिखाई गई हैं L1 और L2 और इन दोनों को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए वही तरीका L1 L2 इसके शो कर दिए गए हैं। ठीक है, इन दोनों के एक सिरे एक साथ अटैच हैं, दूसरे सिरे एक साथ अटैच हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं। तो इनको आप अगर ऐड करेंगे यानी तुल्य इसका स्वप्रेरकत्व निकालेंगे तो उसको जोड़ने के लिए 1/L इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2 वाले फॉर्मूले का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, एलसीएम वगैरह लेके आप उसका स्वप्रेरकत्व का मान निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों का अध्ययन किया। अब बात करते हैं अन्योन्य प्रेरण के बारे में। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, तो अन्योन्य प्रेरण में हम लोग देखेंगे, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अन्योन्य प्रेरण गुणांक, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वप्रेरकत्व की तरह ही अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी आपका बहुत अधिक उपयोगिता रखता है और जैसे कि सिलेबस कम हुआ है तो इन दोनों चीज़ों को आप नहीं छोड़ सकते। तो स्टार्ट करते हैं। अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है, पहले सर्किट डायग्राम समझ लीजिए। देखिए इसमें दो प्रकार की कुंडली होती हैं। ठीक है, और उन कुंडलियों में कैसे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कुछ फेरे हैं, फेरों की संख्या यहाँ पर N1, इन फेरों की संख्या, और हर एक फेरे से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है वो ∅1। तो दो चीज़ें हो गई आपके पास में, एक N1 और एक ∅1। ठीक है, और इस वाला जो सर्किट है, ये वाला जो प्राथमिक सर्किट है, इसके अंदर सेल लगा हुआ है और रियोस्टेट यानी धारा नियंत्रक लगा हुआ है जिसके द्वारा आप धारा के मान को कम या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो इस वाले सर्किट में आप धारा के मान में चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेल एंड रियोस्टेट। क्लियर। दूसरा वाला जो सर्किट आप उस ऊपर देख रहे हैं जिसको हम क्या कह रहे हैं, द्वितीयक कुंडली कह रहे हैं। इस द्वितीयक कुंडली में कोई भी सेल नहीं लगा हुआ, लेकिन हाँ धारा के मान को जांचने के नापने के लिए एक धारामापी अवश्य लगा हुआ है।
ठीक है। तो इसमें तो कोई धारा है नहीं, इसमें तो धारा उत्पन्न करने के लिए कोई स्रोत है नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसमें होगा क्या कि जब आप प्राइमरी सर्किट यानी इन दिस सर्किट व्हेन यू चेंज द करंट, ठीक है, धारा के मान को जब आप परिवर्तित करेंगे तो इसके सामने वाला जो द्वितीयक कुंडली वाला सर्किट रखा हुआ है इसमें स्वतः ही, ठीक है, क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। किससे प्रेरित होगा, ये प्राथमिक परपथ से उत्पन्न होगा, यानी ये द्वितीयक वाला जो परपथ है उसमें प्रथम वाले परपथ से यानी किसी अन्य से, ठीक है ना। ये वाला सर्किट किसके कारण, किसी अन्य के कारण हो रहा है, पहले वाले के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो इस अन्य के कारण प्रेरित हो रहा है, क्या प्रेरित हो रहा है, वही विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो इसलिए इस घटना को ही क्या कह देते हैं, अन्योन प्रेरण कह देते हैं, ठीक है। तो ये था इसकी पूरी जानकारी। अब इसकी भाषा को देख लीजिए। देखिए कि जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर उनमें से एक में बैटरी के द्वारा विद्युत धारा के मान को परिवर्तित किया जा रहा, तो इसमें परिवर्तित कर रहे हैं, ठीक है। तो द्वितीय कुंडली यानी ऊपर वाले की बात हो रही है, द्वितीय कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। प्राथमिक कुंडली को पहली कुंडली को प्राथमिक कुंडली यानी इसकी बात हो रही है, प्राइमरी जिसमें सेल लगा हुआ है, बैटरी लगी है या धारा नियंत्रक लगा हुआ है, तथा दूसरी कुंडली को द्वितीय कुंडली यानी सेकेंडरी कॉइल आपकी ये है, ठीक है, द्वितीय कुंडली कहते हैं, ठीक है। तो ये थी तो पूरी जानकारी अन्योन प्रेरण के बारे में, या अगर इंग्लिश में बोले तो म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन। अब आती है म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट। जैसे वहाँ पे हमने सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट देखा था, यानी स्वप्रेरण गुणांक के बारे में पढ़ा था, ठीक इसी तरीके से अब यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट या अन्योन प्रेरण गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए तो अब क्या है अन्योन प्रेरण गुणांक में, सबसे पहले वही बात की जो प्राइमरी कॉल है उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 मान लिया, ठीक है, और उसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी थी, N2 थी, और प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना था, ∅2 था। तो द्वितीय कुंडली में जो फेरों का आपका चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या जो हो जाएगी ऊपर वाले में वो कितनी हो जाएगी, N2 × ∅2, ठीक है। और इसमें फ्लक्स में परिवर्तन कैसे होगा ये डिपेंड करेगा पहले वाले में कितनी करंट फ्लो कर रही है, पहले वाले में करंट फ्लो कर रही है I1, तो N2 ∅2 दिस इज इक्वल्स टू I1, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या है वो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, उसके प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनल साइन को अगर हटाएं, ठीक है, तो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल की जगह मैंने इक्वल का निशान लगा लिया, इधर वही रखते हैं N2 × ∅2। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट प्रकट होगा जो दिखाई देगा वो आपको दिखाई देता है, किससे दिखाते हैं, उसे M से दिखाते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट, इट इज़ कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। और रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या, 1 2 का मतलब 1 के कारण 2 पर, तो 1 में चेंज कर रहे हैं, इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, 2 के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ से ये फार्मूला आपके पास आया N2 ∅2 दिस इज इक्वल्स टू I1 M12, ठीक है। तो जो M12 जो है ये आपका क्या कहलाता है, अन्योन प्रेरण गुणांक कहलाता है, जिसकी भाषा नीचे दे रखी है, ठीक है। तो देख लीजिए कि माना कि प्राथमिक कुंडली में I1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, यदि द्वितीय कुंडली में तार के फेरों की संख्या N2 फेरे हों, कैसे भी लिख लीजिए, तथा प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ∅2 हो, तो द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं N2 ∅2 का मान प्राथमिक परपथ में प्रवाहित धारा I1 के समानुपाती होगा। दिस मीन्स N2 ∅2 इज प्रोपोर्शनल टू I1। आगे देखते हैं। तो इस तरह से N2 ∅2 इक्वल्स टू M12 I1 आया, जहाँ M12 एक क्या है, एक समानुपाती नियतांक है, जिसे द्वितीय कुंडली के बीच एक अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं, ठीक है। परिभाषा में देख लीजिए, इसकी परिभाषा जो कहती है कि M12 दिस इक्वल्स टू N2 ∅2 तथा I1 इक्वल्स टू 1 एम्पियर। सीधी बात है, अगर इस फॉर्मूले में जैसे हम पिछले वाले डेफिनेशंस में भी हम लोग ऐसे ही मान निकालते हैं, I1 की जगह अगर 1 एम्पियर रख दिया जाए तो M1 I1 का जो मान आ रहा था, यानी I1 का जब आप इधर भाग लगाओगे तो ये वैल्यू I1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और 1 का भाग लगाओगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी क्या बच जाएगा, केवल M12 इक्वल्स टू N2 ∅2 बच जाएगा। यहाँ से आप डेफिनेशन दे सकते हो, क्या दे सकते हैं कि दो कुंडलियों के बीच, ठीक है, अन्योन प्रेरक गुणांक यानी वही म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, ठीक है, संख्या के बराबर है। जबकि क्या है, दूसरी कुंडली में यानी, ठीक है, दूसरे इंडक्शन कॉइल में प्रवाहित धारा का मान कितना हो, 1 एम्पियर हो, ठीक है भाई, 1 एम्पियर हो। तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन को आप
दे सकते हो। अन्य प्रेरण के गुणांक की परिभाषा काफ़ी बार पूछी जाती है, जैसे स्वपेरकत की पूछी जाती है। अब दूसरा चीज़ है कि उसके फॉर्मूले को देखना। तो इसका दूसरा फार्मूला जैसे पिछली बार भी हमने देखा था, तो इसके दूसरे फार्मूले को अगर आप यूज़ करना है तो आप वहाँ पर क्या लगा देते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का दूसरा नियम फैराडे का, ठीक है, E2 = N∅2/ΔT। तो बस यहाँ पर E2 जो है N2∅2 के बराबर लिया गया। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 है, तो E2 = N2∅2/ΔT। N2 का अंदर ले आइए तो N2∅2 आ जाएगा। ऊपर वाले समीकरण से N2∅2 की जगह पर M12I1 प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो M12 को कोफिशिएंट मान के बाहर ले लीजिए, अंदर आ जाएगा ΔI1/ΔT। देखिए इनके अच्छे से नोट्स बनाते जाइए, बिल्कुल ये तैयार मटेरियल है, इसमें आपको कुछ भी जोड़ना या घटाना नहीं है। एज़ इट इज़ रख लीजिए, एज़ इट इज़ लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा चक्कर में ना पड़िए। आगे देखते हैं। आगे इसी में M12 की अगर वैल्यू निकाली जाए तो यहाँ पर देखेंगे कि I1 ΔI1/ΔT इधर जाएगा, ठीक है। अगर ये अपॉन में लेते हो तो ये वैल्यू आपकी क्या रह जाएगी, यहाँ से M12 का मान निकाल लिया आपने, तो ठीक है, M12 का मान निकालेंगे तो पक्षांतर किया तो ये कहाँ पहुँचेगा, अपॉन में, पूरा फैक्टर। पिछले वाले की तरह ही सही, अगर इसका मात्रक निकालना हो तो वोल्ट इंटू सेकेंड, वोल्ट E2 का, ΔT के लिए सेकंड और ΔI के लिए आपका एम्पियर। मात्रक सेम है दोनों के, L और M, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट दोनों के लिए मात्रक हेनरी, ध्यान रखिए। बीमित सूत्र पिछले वाले की तरह जैसे निकाला उसी तरीके से ML2T-2 और A-2। तो इस तरह से हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन कंप्लीट किया भाई, ठीक है। अब अगला वाला लास्ट टॉपिक इसका रहेगा, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें आपकी हैं फोको करेंट्स या भंवर धाराएँ, ठीक है। तो भंवर का मतलब समझ रहे हो, जब ऐसे समुद्र में या नदी में तेज़ बहाव होता है तो एक गोला बनता जाता है, एक शंकु टाइप का बनता जाता है, ठीक है। वो शंकु कैसा होता है कि एक भंवर की तरह कार्य करता है, ठीक है। इस तरीके से देखिए चित्र बनाने की कोशिश करते हैं, ये ठीक है। तो इस तरीके से एक भंवर बनता है। कभी कभी देखो वायु का एनिमेशन सीरीज जो दिखाते हैं उसमें, तो इस तरह से एक वायु का घेरा होता है। तो ये वायु का घेरा कहाँ होता है, जल में होता है, ठीक है। मोस्टली जल में होता है, या वायु का भी मंजर चक्रवात जैसे टाइप होता है, ठीक। इसी तरह की फिनोमेना हम कहाँ देखते हैं, देखिए कि जब कोई धातु का टुकड़ा परिवर्तित, देखिए मैं उसमें जहाँ पर बच्चों ने लिखने में गलती कर दी है उसको मैंने करेक्ट कर दिया है, या यहाँ पे छूट गया उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। तो जब आप नोट्स बनाएं तो उस बात का ध्यान रखें, ठीक है। जो अशुद्धि लगे उसको सही कर लीजिए। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब उस धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएँ उत्पन्न हो जाती हैं। ये धाराएँ धातु के टुकड़े की गति का क्या करती हैं, विरोध करती हैं। इनकी आकृति जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान चक्रदार होती है। इन धाराओं को भंवर धाराएँ या फोको करंट्स कहते हैं, ठीक। ये धाराएं इतनी प्रबल होती हैं कि धातु का टुकड़ा गर्म होकर लाल तप्त यानी रेड हॉट हो जाता है। क्लियर। तो ये आपकी रही फोको करंट्स, और इनके उपयोग पूछे गए हैं कई बार, तो प्रयोगों को भी पढ़ लीजिए। भंवर धाराओं का उपयोग दोलन रुद्ध धारा मापी, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, ठीक है, प्रेरण भट्टी, प्रेरण मोटर, विद्युत रेलगाड़ियों में विद्युत ब्रेक लगाने में किया जाता है, ठीक है। तो ट्रेनों में जो विद्युत ब्रेक लगाते हैं उसमें यही फोको करंट्स उत्पन्न की जाती है। उसमें क्या होता है, पहिए के पास में एक ड्रम लगा होता है, ठीक है। उसमें जो भंवर धाराएं उत्पन्न की जाती हैं, जो पहिया जो गति कर रहा होता है उसकी गति का क्या करती हैं, विरोध करती हैं, ठीक है। तो इसी टॉपिक के साथ में हमारा ये वाला जो चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कंप्लीट होता है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। देखिए काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने, लेकिन ये टाइम लगा लिया आपने, ठीक है। 70 व्यूज़ होने में आपने लगभग काफ़ी दिन लगा लिए। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आप बोर्ड में हो बेटा, बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, परीक्षा आपकी बहुत तेज़ी से भाग रही हैं और समय हमारे पास बहुत शॉर्ट है, ठीक है। तो कंप्लीट करा करिए 2 दिन में, ये आपके 70 व्यूज़ दिखाई देने लगा करें मुझे, तो मेरे ऊपर प्रेशर हो जाता है कि मैं अगला वीडियो बनाऊं, ठीक है ना। मुझे लगता है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब अगला अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा का चैप्टर स्टार्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे से समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। तो इसी तरह से लगातार साथ में बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।